अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी टन के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और बाकी का दिन भी अल्लाह करे बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वो खुशगवार गुजरे, जितने भी आपके रुके हुए काम हैं वो हो जाएं। और देखिए, हमेशा से जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तो बात की जाती है, लेकिन जहाँ पर आप अच्छाई देखते हो उस अच्छाई को प्रमोट करना और उसके बारे में जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब बात आती है, बहुत ही कम उम्र बच्चों को हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके जो शख्सियत में है कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ज़रूर उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रहना चाहिए। रूटीन में हम रोज़ ही जो है वो कहीं ना कहीं का सफ़र करते हैं। यूजली घर से हम अपने ऑफिस तक जाते हैं, तो इसी तरह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा कुछ खिलौने बेच रहा था। तो उस बच्चे से खिलौना लेके, हालांकि मुझे बिल्कुल भी किसी तरह का कोई टॉय की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के बच्चे को आप देखें तो ज़रूर, जो बेकारी नहीं है, जो भीख नहीं मांगते हैं और मेहनत को जो है वो तरजीह देते हैं, तो उनकी ज़रूर सपोर्ट करें। उससे मैंने कुछ मतलब खिलौने लिए और उसे एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे, लेकिन उसने एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए और मुझे उसकी ये जो खुददारी है बहुत अच्छी लगी। तो उससे मैंने थोड़े मज़ीद और खिलौने लिए और उसे फिर पैसे दिए। इससे क्या होता है कि देखें, उनसे दाद भी मिलती है और इस तरह के बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम बहुत सारे पैसे बहुत सारी जगहों पे खर्च करते हैं। अगर कोई बच्चा खिलौने, किताबें या पेंसिलें बेच रहा है और आपको ज़रूरत नहीं भी है, तो उनसे ख़रीद के किसी और गरीब बच्चे की मदद कर दें, लेकिन उनकी जो है वो हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। आपको ज़रूर उनका साथ देना चाहिए। और जिस तरह से उस बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है कि मैंने कुछ पैसे कमा के अपने घर लेके जाने, पता नहीं किस तरह के मजबूर हालात से वो निकल के जो है वो सड़कों पे आके काम कर रहा है, इसी तरह से अगर हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। पूरा मुल्क आसान अंदाज से चल सकता है। मुल्क की बात करें, शहरों की बात करें, स्पेशली शहर फैसलाबाद की बात करें, तो हमारा जो सनदी हब है, ये यहाँ से बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। आर्ट बाज़ार सिर्फ देखने में बाज़ार ही नहीं है, उसकी रौनकों पे नहीं जाएं, उस पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और जिन लोगों का उनसे रोज़गार मुंसलिक है इन आर्ट बाज़ारों से, उनके बहुत सारे मसाइल भी हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से जो है हम देख रहे हैं ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे किसकी कोताही है, चीज़ बनाने की ज़रूरत है। इसी में बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। फैसल मियादाद, मेंबर यॉन मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ हमें इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल डोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सारे हालात जो है फैसल साहब मुश्किल होते जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि अगर इंडिविजुअली हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे तो हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हर बंदा कहता है कि दूसरा ये कर रहा है तो मैं कैसे ये काम करूँ। हम दूसरे पे जो है ना तब्दीली का अमल दूसरे से शुरू करने की कोशिश करते हैं बजाय ख़ुद के। तो सूतर मंडी के क्या हालात हैं, कौन से मसाइल हैं जो ताजरों को फेस करने पड़ रहे हैं? एक्चुअल जो है ना, सबसे पहले हमारा जो निज़ाम में टैक्सेशन है ना जी, वो सबसे बड़ा क्रूशल निज़ाम है और किसी को नहीं पता कि मैंने किस निज़ाम के तहत टैक्स देना है, कौन सा टैक्स मेरे ऊपर लागू होता है, कौन सा नहीं होता। तो इसमें आगे फिर होता है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो टैक्स जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के खुद ही ले आते हैं। हमें भी नहीं पता होता कि हमारे ऊपर ये लागू भी होते हैं कि नहीं होता। ये एक निज़ाम, जो टैक्स का निज़ाम जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम एसोसिएशन के साथ बैठ के वो टैक्स निज़ाम पूरा एक तैयार करें जो सब एग्री करें जिसके ऊपर वो हो, तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली होगा और बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बढ़ेंगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बाकी अब ये डॉलर की स्टेबिलिटी है और ये जो मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर ही बिज़नेस बेहतर चलेगा। क्योंकि देखिए, जैसे आपने भी बात की डॉलर की स्टेबिलिटी की, डॉलर अगर कम जाता है तो साथ ही साथ हम देखते हैं कि ग्रेजुअली फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ भी कोई नहीं है और उसकी वजह से बहुत जो मुश्किलात या मसाइल कह लें वो दरपेश हैं ताजरों को। तो बिलाल, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पहले तो हमने बात की कि जो डॉलर है उसके रेट, उसका कमी उसमें वाक़या हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि ग्रेजुअली एक एक दो दो रुपये करके फिर से रेट बढ़ने लगता है, तो उससे ताजर हजरात को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, डॉलर की जो अप और डाउन है इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से डॉलर नीचे आया तो दूसरी तरफ दूसरे हाथ ऊपर चलेगा। उसके अंदर सर्कमस्टांसेस ये है कि अफगानियों को आप इनखला जारी है,
जब उनका इनखला की बारी आ रही है तो वो डॉलर जो है वो मूव हो रहा था, मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ दोबारा गया है। उसका इम्पैक्ट हमने देखा जिस दिन अफगानी लास्ट डे था, 3 रुपये जंप किया डॉलर। उसके बाद अब उम्मीद ये जाहिर की वो IMF टीम यहाँ बैठी हुई है, उनसे मुआहदा चल रहा है, उनसे नशस्तें हो रही हैं, वो पहली किस्त दे देते हैं और फिर लास्ट वीक में आपने एक किस्त भी उतारी है, उसका भी बर्डन आपकी इकोनॉमी के ऊपर आया है। तो आप बेसिकली अब जब अगली साइड पे जा रहे हैं तो अगर जो करंटली अब IMF वाले हमें वो जो डील उनसे हुई थी उसके तहत पहली किस्त दे देते हैं तो डेफिनेटली फिर दोबारा से डॉलर जो है ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये फ्लक्चुएटिंग करते हुए 250 तक चले जाएगा। और अभी कुछ टैक्टिक्स भी खेले जा रहे हैं, मैं फैसल भाई इस बात से एग्री करेंगे। 278 से 276 इसके दौरान 2 हफ्ते तक जो डॉलर स्टे किया उससे फ़ायदा ये हुआ मार्केट में कुछ इस्तेकाम आया था। वो जो एकदम से गिरावट थी वो थोड़ी सी बैलेंस हो गई थी, गाहकी शुरू हो गई थी, माहौल अच्छा नज़र आने लग गया था, लोगों का एतमाद बहाल हो गया था। अब ज़रूरत इस अमर की है जो लोग अनसर्टेनिटी के अंदर डॉलर स्टॉक कर गए थे उन्होंने तो निकाला, लेकिन अभी बहुत सारी दुनिया मौजूद है जो कि अभी भी गहमा गहमी के अंदर स्टॉक करके बैठी है, लेकिन वो निकल में अभी मुझे उन शख्सियत का नाम मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि फैसलाबाद में चंद रोज़ कबल किसी ने कम बेश 40 करोड़ से ज़ायद की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसने सारा कैश दिया है और लिखवाया 9 करोड़ रुपया है। तो जब हमारे अंदर चोरी और ये दिमाग में ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ हम खराबी का बायस बनते हैं, जहाँ हम अपने साथ तो जुल्म कर रहे हैं। देखें मुझे याद पड़ता है एक ऐसे ही दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा जी एक घर है वो पैसे दे बैठा हूँ तो वो पैसे नहीं वापस मिलते। मैं उनसे एक क्वेश्चन किया कि आप कैसे पैसे दे बैठे हैं, मतलब आपके पैसे ऐसे कहते वो खातून थी, उन्होंने घर बेचना था तो उन्होंने घर बेचा मुझे, तो मेरे पास ब्लैक मनी पड़ी थी, मैंने 46 लाख दे दिया, तो उन्होंने कहा मैं कतर से होके आती हूँ और आपको रजिस्ट्री करवा देती हूँ। वो कतर गई और वजीर कोर्ट में जाकर शिकायत कर दी कि उन्होंने मेरे घर पे कब्जा किया है। अब वो ब्लैक मनी है, सबूत तो कोई भी नहीं है, अब आप खुद फंसे हैं। तो जब ये ब्लैक मनी वाले लोग हैं ये फंसते ही, तो फैसल भाई जानते हैं इनकी मार्केट के अंदर जब बहुत सारी मार्केट्स में ऐसे इन्वेस्टर आते हैं जो अपनी तरफ से बड़े होशियार बन के आते हैं और फिर ये मर जाते हैं और फिर ये रोते चलाते हैं, इसलिए क्यों, इनके पास अब कोई सबूत नहीं है कि ये पैसा आया कहां से था, जाना कहां है, गया कहां है। अब वो क्या करते हैं, मिन तल्ले के ऊपर होते हैं, हमें कुछ ले दें, कुछ दे दें, कुछ 50% मिल जाए। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं फैसल भाई ने कहा है। हाँ, उसके अंदर बिल्कुल जो आपके टैक्स लेने वाले अदारे हैं उनका किरदार बहुत दीदनी है कि वो भी चोरी की तरफ रागिब करते हैं, वो आपको डराते हैं। और टैक्स माहौल जितना दोस्ताना होगा, जितना फ्रेंडली होगा, हम उतना उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप फैसल भाई टैक्स देते हैं तो इनके लिए भी वही रास्ता है, मैं टैक्स नहीं देता मेरे लिए भी वही टूटा रास्ता है, तो ये कहेंगे फिर मैं किस लिए टैक्स दे रहा हूं, मगर दोनों के लिए रोड ही एक है। आप या तो बनाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर उसको खास प्रोटोकॉल दिया जाए, एक शख्स जिसने टैक्स पे करने के लिए 2 मोबाइल अपनी यूजेज के लाए, आप मोबाइल जब्त कर लेते हैं जी, इसका टैक्स पे करें। जो बड़ी तादाद में लेके आते हैं, रिश्वतें देते हैं, वो निकल आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर चीजों के अंदर कवानीन भी हैं, लोग ट्रस्ट करने के लिए भी रेडी हैं। हमें माहौल उनको देना होगा कि वो लोग इस चीज के अंदर, इस दायराकार के अंदर आ जाए। ये ऑलरेडी उस दायराकार के अंदर है, लेकिन आप ये देखें कि जो लोग टैक्स दायराकार के अंदर हैं वो भी अपनी एक्चुअल अमाउंट नहीं लिखवाते कि मेरी सालाना आमदन क्या है, वो 10 लाख की बजाय 1 लाख लिखवा रहा है। ये है बेसिकली चोरी जहां से हम मर रहे हैं। एक तो वो है जो कि दे ही नहीं रहा, दूसरा वो है जो दे रहा है वो भी कम दे रहा है। क्यों? उसको आपने कोई भी करिज्मेटिक चीज दी थी, जब आपने उसे कुछ भी चमकता दमकता नहीं दिखाया, उसने देखा यहां भी अंधेरा है, वो भी पीछे हो गया। वो अब जितना बाकी अपना कारोबार कर रहा होगा उसे कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है मुझे आउटपुट कोई नहीं, मेरी इनपुट मैं बहुत बड़ी तादाद में दे रहा हूं। और बहुत सारे लोगों की मिसालें मेरे पास मौजूद है। इसमें ये भी तो होता है ना कि लोग, जाहिर बात है इसमें हमारे इदारों का भी कहीं ना कहीं किरदार इस तरह का है कि लोग उसे तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने की बजाय जो है वो डर जाते हैं, क्योंकि जो है ना कहते हैं कि फंदा उसी के गर्दन के गिर्द ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता है, जो टैक्स भी जैसे आपने कहा है कि पे कर रहा है, लेकिन जो जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है वो भी कम बताकर जो है वो टैक्स पे करता है। कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि इदारा मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। नहीं, ये तो हो रहा है ना। देखें जो ब्लैक मनी के कारोबार कर रहे हैं, जो सोना मार्केट में जाते हैं वो 3 करोड़ देता है, कुछ थोड़ा सोना जेब में डाल के ले जाता है। अब वो किस अमाउंट में, ना उसकी कोई पर्ची है, ना इनवॉइस है, ना लेना ना देना, ना टैक्स, ना अब वो जब वापस करने जाएगा वो फिर भेजे। ये जो ब्लैक होल है इसे किसी ना किसी तरह, एक बार आप अमेंसी स्कीम, मुझे याद है कि साबिक PTI के दौर में बड़ी तनकीद हुई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लॉन्च की,
बाद में उन्होंने खुद लॉन्च कर दी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट्स के लिए मजबूरी बन जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब चलना होता है तो उन्हें इमरजेंसी स्कीम देके ये पैसा सर्कुलेशन के अंदर लेके आना है। लेकिन ये मार्केट इतनी बड़ी क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि इनको ही सपोर्ट है उन सियासतदानों की। इन्हीं सियासतदानों में से ये लोग मौजूद हैं क्योंकि स्टॉक करके घरों में बैठे हैं। देखें वो जो रावलपिंडी के अंदर किसी के तय खाने के अंदर से वो करोड़ों रुपया निकला था, उस बंदे ने आगे से जवाब यही दिया था, उसने कहा मुझे बताएं बैंकों में रखते हैं, बैंक वाला लेके भाग जाता है। हम कहते जाए फैसलाबाद के अंदर 55 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। अब जिन्होंने रखे थे उन बेचारों ने तो बात किया था, लेकिन देखें लोगों की मासूमियत देखें, वो बैंक में रखवा के भी चेक नहीं कर रहे होते। अब ऐसी मिसालें जो हैं वो मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी क्रिएट करती है। फिर स्टेट बैंक के एक डिप्टी गवर्नर साहब आ कह देते हैं कि आप पैसा रखवा देंगे तो गारंटी कोई नहीं। आप उसको क्लियर करें। आप जब डर खौफ पैदा कर देंगे तो कारोबारी हजरात तो पहले बेचारे सहमे होते हैं। क्यों? उनका काम तो पहले स्टेज पे लगा कि उन्होंने यहां से अपनी कैश वैल्यू उठानी है, यहां देके कुछ माल लेना है, फिर यहां बेचना है, फिर उठाना है। उनकी सर्कुलेशन में से 1 करोड़ का माल घूम रहा है, उन्हें उसमें से फॉर एग्जाम्पल 10-12 लाख बच रहा है, उस 1 करोड़ में से 50 लाख ही हाथ हो गया तो बेचारे को सारा कारोबार जाता लगा। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। जो दे रहे हैं टैक्स वो खौफजदा है, जो नहीं दे रहे वो बिल्कुल वांगे दोहल जो है वो मुआशरे के अंदर फिर रहे हैं और वो बाइज्जत है। जाहिर बात है, जैसे आपने भी अपने शुरू में बताया वो 9 करोड़ वाली बात, अगर आपको जाहिर बात पता है तो इस तरह इदारों को भी पता होता है कि कहाँ पे कौन चोरी कर रहा है। लेकिन बात वही है कि हम जो है इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करते दूसरे लोगों के लिए ताकि जो है वो माशरे के बिगाड़ को रोका जा सके। तो फैसल साहब अगर इसी हवाले से बात करें, जाहिर बात है कि कपड़ा जो है वो बहुत एक फैसलाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है, तो प्रोडक्शन पे कितना ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट आया? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है मौजूदा हालात में। तो जब प्रोडक्शन नहीं उस तरह से होती है, कपड़ा उस तरह से मार्केट में आता नहीं कारोबार के लिए, तो उससे जो है डायरेक्टली असर पड़ता है कारोबार पे। कारोबारी जितना भी तबका है, ताजर बहुत इस हवाले से जो है परेशान है क्योंकि महंगाई भी हम काफ़ी अरसे से जो है उसे फेस कर रहे हैं। मैं जो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, तकरीबन पिछले लास्ट 3 मंथ से जो है ना कपड़े की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि लूम इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, इसलिए वो लूम्स बंद भी हो गई, कोई बिक भी गई हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये जो ढलाई का लोहे का रेट था 180 पर केजी था 3 माह पहले जी, आज ये 120 पे है 80 से 80 पर केजी पे चला गया था, 120 पे दोबारा आ गया। क्यों? कि वो लोहा बिक बहुत ज़्यादा रहा था। ये एक तो चीज़ ये है कि नो डाउट के प्रोडक्शन में कमी आने से कपड़े की शॉर्टेज आएगी, लेकिन जो कपड़े की डिमांड है ना वो अब जैसे कहते हैं नेसेसिटी ऑफ लाइफ में नहीं रहा, ज़रूरत ज़िंदगी नहीं रही। वो लग्जरीज में हम गिनना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोगों को सिर्फ बिल और रोटी की मुसीबत पड़ गई है। ये कपड़े की डिमांड जो है ना वो बैक फुट पे चली गई है जी। तो इस वजह से जो मुझे लग रहा है कि नो डाउट कि इसमें सप्लाई में बहुत बड़ी एक कमी है, बहुत बड़ा एक गैप है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद अब डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वॉशन वेयर का सूट जो है ना वो आम जेंट्स का वो जो है ना 2-3 साल गुजार जाता है जो बेचारे गरीब लोग हैं उसके हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि फिर भी ये कपड़ा शॉर्ट ही रहने जब भी डिमांड आनी, क्योंकि अब डिमांड जो है ना पहले होता था कि वक्त से 1-2 महीने पहले 3 महीने पहले हम लोग लेना शुरू कर देते थे। अब जो बेचारा गरीब आदमी है ना जो बिल्कुल ही गुर्बत की लकीर से भी नीचे चला गया, वो अब बिल्कुल हैंड टू माउथ जब ईद आती है ना उसके ऊपर आके ही बिल्कुल बाइंग निकलती है और रश बहुत ज़्यादा मार्केटों में हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डिमांड सप्लाई कहीं पे शॉर्ट तो है और उसकी मीट जो है ना वो रमज़ान में या रमज़ान के नज़दीक कहीं आए। लेकिन हालात अब तो इस तरह से हो गए हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ को तो मैंने इस तरह से भी देखा है कि अब ईद शब रात पे भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है लेना। जैसे आपने कहा कि कपड़े की शॉर्टेज है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें जो है वो लेबर और मजदूर जो है उनको भी फारग करना पड़ता है। तो ये बेरोज़गारी का जो एक सिलसिला है, ज़ाहिर बात है ये हर किसी के घर को इफ़ेक्ट करता है। तो इसमें हमारा जितना भी लेबर है, मजदूर तबका है, वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल, इससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है जिसका हिसाब कोई नहीं। आप यकीन करें कि अब तो ये डर लगता है कि गाड़ी में जाते हुए कि कोई बंदा ही ना आके पकड़ ले। के देखें एक यूनिट के ऊपर
कम से कम 100 लेबर का बंदा लगा होता है। 100 बंदे के पीछे कम से कम हर घर में 4 बंदे भी होते हैं, 400 बंदा एक फैक्ट्री के साथ लगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके साथ मालक भी होते हैं, उसके साथ ये गोडाउन वाले भी होते हैं, सारे लोग इनके साथ लगे होते हैं, साइजिंग इंडस्ट्रीज के साथ मैं आपकी चलती है। बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह से जो कारोबार जब इफेक्ट होता है तो उससे ना सिर्फ मालकान बल्कि जो मजदूर तबका है, वहाँ का लेबर है, वो भी बुरी तरह से मुतासर होती है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी हुई है हमारी सनत के साथ, यहाँ की इंडस्ट्री के साथ। और अनफॉर्चुनेटली अगर इंडस्ट्रीज़ बंद पड़ती हैं तो बहुत सारे लोगों के जो है घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री किसी मिल के साथ जो है अगर 10 लोग भी बिलफर्ज जो है वो मुंसलिक हैं तो सिर्फ 10 लोग नहीं हैं, 10 फैमिलीज़ हैं। और उन घरों के जब चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं तो उनका जो ज़िंदगी है वो रुक जाती है, थम जाती है, क्योंकि आज लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। कपड़े के हवाले से बात करें तो कपड़ा एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो फैसलाबाद में पैदा किया जाता था। यहाँ से बन के जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जाता था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक भी बहुत ज़्यादा जगह पे जो है वो स्पेशली फैसलाबाद जो है वो सूतर मंडी यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जितना क्वालिटी जो है वो कपड़ा यहाँ पे बनता है वो कहीं पे नहीं बनता है। और इस हवाले से हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, कोई हमारे पास अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की स्टेबिलिटी नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री को जो है वो सिक्योर कर सकें, यहाँ की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी, काम ज़्यादा होगा तो सारी बात है कि हमें मज़दूरों की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेबर भी जो है उनकी ज़िंदगी भी आसान होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बदतर से बदतरीन होते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद रखें अल्लाह पाक इंशाल्लाह जो है वो उसमें आसानियाँ पैदा करेंगे। फैसल साहब, आप बता रहे थे कि किस तरह से जब प्रोडक्शन पे ये सारी इफ़ेक्ट आके चीज़ें करती हैं तो मज़दूर तबका इसमें जो है वो पिस जाता है। बिल्कुल, बस इसमें आके मजदूर तबका इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, उसके बाद वो इसीलिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है। और जो हमारा फैब्रिक है इस वक्त नो डाउट के हमारी शॉर्टेज है जी। लेकिन वो जाहिर बात उनकी इनकम भी तो नहीं ना रही लोगों की, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जाहिर बात है वो परचेज करने भी नहीं जाते। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों में उम्मीद तो की जा सकती है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, कुछ फैक्ट्रीज चलेंगी, कुछ तो वैसे ही अब टूट गई हैं, अब कुछ फैक्ट्रीज चलेंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये डॉलर की स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इन्वेस्टर जो है ना अब चल ही डॉलर के साथ रहा है। जब डॉलर ये नीचे आया तो आप यकीन करें हमारी सूतर मंडी में परसों हम दोस्त बैठे हुए थे तो डिस्कशन होने शुरू हो गई कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लॉस पिछले 2 महीनों में सूत्र मंडी और कारखाना बाजार ने की है। अब थोड़ा सा बिजनेस चलना शुरू हुआ है, वो भी ये डॉलर के ऊपर ही। आप जैसे बिलाल भाई कह रहे हैं कि डॉलर ने आना 250 260 पे ही है, तो जब ये फिर डाउन होगा तो एकदम से जो है वह इन्वेस्टर फिर हम सब नुकसान करेंगे, फिर नुकसान में जाएंगे और फिर फैक्ट्रीज बंद होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ के एक स्टेबिलिटी वाली जो पॉलिसी दें ताकि हर कोई जो है वो कंफर्ट फील करे, बिजनेसमैन कंफर्टेबल हो, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ें, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी जो है वो प्रॉपर और स्टेबल वाली बिजनेस स्टेबिलिटी आए, एसोसिएशंस के साथ राब्ते में। वैसे तो अब मेरा ख्याल है कि ये 2-3 महीने रह गए, अल्लाह खैर रखे इलेक्शन हो जाए, जो भी गवर्नमेंट आए वो स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कशन करके पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप करें, वो पॉलिसीज़ को जो है ना अप्लाई करके पता हो, हर बंदे को पता हो कि यार मैंने ये टैक्स देना है, इनकम टैक्स इतना है, मेरा सेल टैक्स इतना है, ये सारा कुछ जो है ना ऑन द स्पॉट एक जगह पे पॉलिसी बन जाए तो वो मेरा ख्याल है, मुझे ये लग रहा है कि टैक्स नेट में जो बंदा जितना ज़्यादा होगा उसको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा, वो अपने आप को फील भी ये करेगा कि यार मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, ना कि हर देखें कोई भी टैक्स चाहे 1 रुपये का चोरी कर रहा है चाहे वो 1000 रुपये चोरी कर रहा है, वो है चोरी। बिल्कुल, बस ये चीज़ है कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी ज़रूरत है। और जैसे कि आपने पॉलिसी की बात की है तो बिलाल लॉन्ग टर्म पॉलिसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से इलेक्शन की भी बात की है तो क्या इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि हालात जो है वो साजगार होंगे और इस तरह की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुरतब कर दी जाएगी कि जिससे जो स्पेशली कारोबारी हजरात हैं उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो? वो अच्छा, इलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें वजह होने की
ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें पाइलअप हुई हैं, वो क्लियर होती जाएं, गुत्थियाँ सुलझती जाएं, पता चल जाए कि किसने इलेक्शन लड़ना है, कितनों ने इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से किसने लड़ना है, तो फिर मेरे ख्याल में हम एस्टिमेटेड ये कह सकते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे 2018 में हुआ, फिर सब ने अदारों ने अपनी गलतियां भी मानी, तो वो अगर हम रिपीट करते हैं तो फिर तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि आप इस मुल्क के हालात बेहतर कर लेंगे और सब कुछ रिदम के मुताबिक चलेगा। हमें अगर फ्री एंड फेयर का एक लफ्ज़ पाकिस्तान की जब से मैं पैदा हुआ मैंने भी सुना है, अबाउ इजदाद ने भी सुना होगा, फ्री एंड फेयर का एक लफ्ज़ है। अल्लाह करे वो फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ जमहूरियत के अंदर सूट आ जाए, वरना पाकिस्तान के अंदर जब भी आमर आया है तो मुल्क ने तरक्की की है, जब जमहूरियत आई है डिरेल हुई है। जब और जमहूरियत के अंदर ये नहीं है कि आमिराना दौर बेहतर होता है, मैं उस चीज़ के कभी भी सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जमहूरियत के अंदर जब भी जमहूर आता है तो ये जो जितने भी असम्बली में बैठे लोग हैं ये ताकत की मुंतकली आम आदमी की बजाय अपने ढेरों तक ले जाते हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है। फिर ये लोग कहते हैं देखिए जमहूरियत पे हमला हो गया, जुम्मन भी हो गया। तो इनसे ये पूछा जाए जमहूरियत का तो पाकिस्तान में तस्वर इन्हीं लोगों ने सबोताश किया जो कभी किसी दरवाजे पे एंटर हो जाते हैं जाके, नहीं को एंटर होने देता, फिर कहते हैं हमें कोई इशारे नहीं आ रहे, हमें कोई अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा, हमें जान। तो बेसिकली हमारे सियासतदानों को स्टेबिलिटी की तरफ खुद जाना होगा। ये देख तो लेना कि इन्होंने यही सियासत करनी है, इसी पाकिस्तान में रहना है, इसी पाकिस्तान में आगे बढ़ना है। अगर तो ये हमारा सिलसिला चलता है, देखें ना ये जमहूरियत का ही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा इक़्तिदार 8.5 साल का है और जिला वतनी 11 साल की है। इतनी गवर्नमेंट नहीं की थी जितने बाहर काट ली है। तो पहले सीधे हो जाता कि मुल्क के भी कुछ चंगा दिन आ जाए, क्योंकि ये अवाम जो आपको वोट डालती है ये भी अच्छे दिनों की ख्वाह है, इनको भी अच्छे दिन नजर आए, ये यही मेहनत करती है, इन्होंने यही रहना है और यही इन्होंने आगे परवान चढ़ना है। तो इस पाकिस्तान के लिए जहां खड़े हैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी का आपने जिक्र किया, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमोबेश 10 साल के लिए तो एक फिक्स चार्ट होना चाहिए कि जो भी आए उसे बार बार हर अदारी की तरफ ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर साइन कर ले। देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन हो सकते हैं अपने मफादात के लिए, तो इस मुल्क के मफादात के लिए जिस मुल्क के अंदर आप सियासत करते हैं उसके अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर साइन क्यों नहीं हो सकते? आप डिटरमिन कर लें कि हमने 10 साल तक ये टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं। वजीर आते हैं हम $100 अरब की एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक वजीर आता है हम $50 अरब की एक्सपोर्ट कर लेंगे, करनी कहां से है किसी को नहीं पता। अच्छा निगरान सेटअप में आए तो हमें नजर आया उन्होंने 50 एकड़ तक बढ़ा दी कपास की पैदावार, आपने रिजल्ट्स देख लिए। ये पॉलिसी देखें ना, अब देखें जो फैसल भाई लोग डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो, या तो शॉर्ट टर्म इतना फायदा दे रही है तो आप लॉन्ग टर्म की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर देखें अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 35,000 स्टूडेंट गंदुम की पैदावार बढ़ाने के लिए अब गांवों में जाएंगे, उन लोगों को इंकरेज करेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वैसे अभी कुछ दुरुस्त नहीं आए क्योंकि बहुत सारी जगह के ऊपर क्योंकि 20 नवंबर तक जिसने बुआई कर ली वो ज्यादा अच्छा है। अब हमारे पास 15 दिनों में ये नौजवान कितने लोगों की जो जमीनों को रौनी करवा के उसको कल्टीवेशन के लिए रेडी करवा सकते हैं, बीज बोआ सकते हैं, तो ये अब टारगेट होगा। लेकिन ऐसी हिकमत अमली जहां हम क्विक 15 डेज में चीजें कर रहे हैं, वहां अगर लॉन्ग टर्म हो तो डेफिनेटली बहुत लंबा खेलने के लिए पाकिस्तान में चीजें मौजूद हैं और हम बहुत कुछ कमा सकते हैं इस मुल्क से। उसमें बिलाल ये भी है ना कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है हमारे यहाँ 3, साढ़े 3 या 4 साल के बाद, तो आने वाली गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो पॉलिसीज पहले से बनाई जाएं उसी को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सके, या उसको अगर रीफ्रेज करना है तो अच्छी चीज़ों के साथ किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर ली जाती हैं, जैसे कि एक बच्चे ने क्लास पढ़ के अगली क्लास में गया तो पिछली आने वाली क्लास जो है ना वो जीरो से फिर से सबक टीचर उसको शुरू करवा दे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये बेसिकली ना आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कहेगी जी बिजली महंगी, आईपीपीज, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई वफद आईपीपी से मिलने गया? अवाम एक नलायक इंसान कह रहा है जी आप रिविजिट कर लें। रिविजिट का मतलब होता है आप उनके पास जाएं, उनके पास जाके कहें जी आप हमारे लिए फिजिबल नहीं रहे। अगर आप नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल कोर्ट्स मौजूद है, वहां जाके केस फाइल करें जी हमारी अवाम लुट गई, हम मर गए, हम पैसे इतने कमा नहीं रहे जितने इनको दे रहे हैं। फिर उसके अंदर मुआहदे के अंदर ये अगर बिजली पैदा ना करें फिर भी इनको पैसे देने हैं, यानी कि अगर वो 100% में से 50% बिजली पैदा कर रहे हैं तो दे 100 के पैसे रहे। आप उनसे रिविजिट करें, आप उनके साथ निगोशिएशन करें, और यही गवर्नमेंट्स का काम होता है। यही इंटरनेशनल जो आपने अपने स्पोक्स पर्सन एडवाइजर रखे हैं उनका काम यही है। वो अपनी फीसें ले जा रहे हैं, मुल्क की तनख्वाहें ले रहे हैं, आप मुल्क का सारा पैसा उजाड़ के आईपीपीज को दे रहे हैं। फिर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो चीख रहे हैं, चला रहे हैं। एक यूनिट जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 19.99 का था रुपीस का, और आज वो यूनिट
55 रुपीज़ से ऊपर जा चुका है। तो आप फिजिबल कैसे हो सकते हैं? मतलब ये तो अंधे को नजर आ रहा है कि 20 रुपए वाला यूनिट 50 रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया है, 200 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो वहां इंडस्ट्री कैसे फिजिबल रहेगी? इंडस्ट्री चलाने वाले तो खुद परेशान है, हम चलाएं जैसे बंद करें। कुछ मजदूरों पर तरस खा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मशीन एक बार बंद हो गई ना 6 माह बाद फिर ये चलनी नहीं है, इसे बेचना ही पड़ेगा कबाड़ में। बहुत सारे ऐसे क्राइसिस हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें एनर्जी क्राइसिस है, जहां पे लोग जिद्दतों की तरफ जा रहे हैं और अपने इक्विपमेंट्स को चेंज कर रहे हैं। हमारी मशीनरी अनफॉर्चुनेटली बंद पड़ी है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है। इंडस्ट्री के पहिए को किस तरह से चलाया जा सकता है और किस तरह से मजदूर के और कारोबारी हजरात के जो मसाइल हैं उसे हल किया जा सकता है, इस पर मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं सूतर मंडी के हवाले से कि किस तरह से कपड़े का कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, हमारी मशीनरी बंद पड़ी है, हमारे लेबर जो है वो बेरोज़गार हो चुका है और अल्टीमेटली मालिकान जो है वो परेशान है। किस तरह से जो हमारे ताजर हैं उनको मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में जब प्रोडक्शन नहीं है, कपड़ा नहीं आएगा तो कारोबार किस तरह से आसान अंदाज से चल पाएगा, क्योंकि इससे ख़रीदार पे जो है वो ख़रीद पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो बुरी तरह से मुतासर हो ही रही है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है हमारी इंडस्ट्री के साथ, वो भी बहुत परेशानी का शिकार है और इन तमाम सूरत हाल ने हमारी एक्सपोर्ट पे कितना असर डाला है, इसी हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। फैसल साहब, जारी बात है जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कपड़ा मार्केट में नहीं आ रहा है, ख़रीद पर जो है वो असर पड़ रहा है, तो हमारी एक्सपोर्ट इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो मुतासर हुई है, क्योंकि हमारे जो है इंटरनेशनल हमारे क्लाइंट्स हैं वो उनके साथ डीलिंग में कितनी ज़्यादा आपको मसाइल का सामना है? मिस, ये लास्ट 3 मंथ जो है ना, ये सितंबर निकाल के इससे पहले तक जो अगस्त तक जो है ना, हमारी एक्सपोर्ट्स डेली बेसिस पे कह लें या मंथली बेसिस पे हमारी डिक्लाइन थी। लेकिन सितंबर में इन्होंने जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है एक्सपोर्टर्स को, और इसके अलावा जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं गौहर एजाज साहब जैसे, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सितंबर में हमने देखा कि 5% का इंक्रीज़ आया है टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे अब इन्होंने गैस के टैरिफ जो हैं वो KP के पंजाब के काफ़ी नज़दीक तरीन ले आए हैं। पहले तो तकरीबन 60% का डिफरेंस था गैस के टैरिफ में, तो उससे एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि अब कम से कम कंपटीशन वाली साइड में हम आ गए कि पूरे मुल्क में एक किस्म का एक बराबर ना से 10-15% का डिफरेंस है, लेकिन कंपटीशन में हम आ गए। इसके अलावा जो अब बात की जा रही है, जैसे बिजली के भी कह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो डिक्रीज़ करेंगे 30 पे, सुनने में 30 या 32 के पर यूनिट पे लेके आएंगे इंडस्ट्री के लिए। अगर वो भी आ जाता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, ना कि एक्सपोर्ट को बल्कि लोकल वाली साइड जो कॉटेज इंडस्ट्री ख़ास तौर पे हमारी जो है वो बेहतरी वाली साइड पे जाएगी, चलेगी भी, और उसमें आके कपड़े की डिमांड यानी सप्लाई में भी बेहतरी आएगी, कपड़ा बेहतर बनेगा और रोज़गार में, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी और रोज़गार में बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों में जैसे ये सुनने में आ रहा है कि गौहर एजाज साहब ने कहा है कि जी ये बिजली के जो टैरिफ हैं वो नीचे आएगा इंडस्ट्री के लिए, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले दिनों में बिजनेस एक्टिविटीज़ पॉजिटिवली बेहतर चलेंगी और इंडस्ट्री भी हमारी इंशाल्लाह ताला चलेगी। इंशाल्लाह, क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर का भी जो है वो घर चलेगा और आप भी आसान अंदाज से जो है अपना कारोबार कर सकेंगे, क्योंकि ताजर हजरात के जो मसाइल हैं उनका हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसलाबाद में स्पेशली अगर हम बात करें तो बिलाल, अगर जिस तरह से फैसल साहब ने भी बात की है कि आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होती दिखाई दे रही है, आपका इस पर क्या ख्याल है कि क्या एक्सपोर्ट बेहतर होगी जितने हालात और सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं? फिलहाल 5% जो इजाफा इन्होंने कहा बिल्कुल वो सही है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर ख़ास तौर पर अगर पूरे 10 महीनों के देखें चार्ट, तो उसके अंदर ये तीसरा कामयाब तरीन महीना रहा है। इससे पहले 2 महीने अच्छे लगे। ये 1 अरब 46 मिलियन डॉलर के करीब एक्सपोर्ट रही है टेक्सटाइल की, सिर्फ गुज़िश्ता माह अक्टूबर का गुजर के गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार एक तो ये है, दूसरा क्रिसमस का बहुत था। क्रिसमस के ऑर्डर्स हमारे पास चल रहे हैं, उसकी बनावट हो रही थी। अभी ये नवंबर के महीने में भी अच्छे हमें आ जाएंगे क्योंकि क्रिसमस के ऑर्डर्स जा रहे हैं।
लेकिन फैसल भाई अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी जगह मुझे कुछ एक्सपोर्टर्स ने अलार्मिंग सिचुएशन ये बताई कि अगले आने वाले सीजन में 6 माह के बाद हमारे पास ऑर्डर कोई नहीं है। मतलब एक्सपोर्टर डील कर रहा होता है कि साल 1.5 साल के इतने ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। जी। पाकिस्तान को कोई लॉन्ग टर्म ऑर्डर देने के लिए तैयार छोटे। अब देखें, मैं आपको एक ग्रुप बताता हूँ, बोहू ग्रुप बहुत बड़ा है और इंडीटेक्स बहुत बड़े ग्रुप है। मुझे याद है सरीना होटल के अंदर बोहू के जो को चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, वो सारे आए हुए थे, तो मैंने इंटरव्यू किया। सो दे ओनली वन कंपनी इज एमिंग कि हम $1 बिलियन पाकिस्तान को ऑर्डर्स देना चाहते हैं। अच्छा। और वो यहाँ खुद आके अपने ऑर्डर्स लोगों से करना चाह रहे हैं, और वो बहुत छोटे ऑर्डर्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स, सब तरह के ऑर्डर्स करता है। फैसलाबाद से बड़ी तादाद में इंडस्ट्री उनके साथ वाबस्ता है और हमें इसके पीछे जाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, सदाकत है, कलाश है, MTM है, सितारा है, KNMs है, फ्रेंड्स है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं जो कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में टॉप पे मौजूद हैं। तो हमें थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स का बिल्कुल मोराल बुलंद करना चाहिए। ये अगर फैसल भाई वाली बात सच्ची होती है, 30-32 का यूनिट मिलता है, एटलीस्ट एक ब्रीथिंग जो इन्वायरमेंट है वो उनको मुयसर आ जाएगा, जहां वो ग्राहक को ये कह सकेंगे, देखें हमारी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, हमारे लिए कुछ कर रही है, आप हमें मौका फराहम करें, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। दूसरा, दिसंबर के बाद पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म हो रहा है, उसके लिए गौहर एजाज साहब ने कोशिश की है, वो अगर कंटिन्यू हो जाता है तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखें, हमारा मीट एक्सपोर्ट ऊपर गई, राइस एक्सपोर्ट ऊपर गई, शुगर एक्सपोर्ट ऊपर गई, हमने अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से जो डेफिसिट था उसे बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी साथ साथ ग्रो करती तो आज एक अच्छी चीज मैंने देखी है, पाकिस्तान ने ओवरऑल गुज़िश्ता साल से बेहतर एक्सपोर्ट कर ली है। लेकिन उससे पिछले साल से देखें तो हम अभी भी डिक्लाइन में हैं। हमें अगर देखें तो हमने $31 अरब को क्रॉस करना है, इसको नहीं क्रॉस करना। आपकी रेमिटेंस नीचे आएंगे, आपको उसका भी इफेक्ट आना है अभी ओवरऑल एक्सपोर्ट पे। आपके जो खास तौर पर सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो भी देखनी, IT जिससे अंदर एक्सपोर्ट आती हैं वो भी देखना पड़ेगी। तो टेक्सटाइल एक ऐसा बड़ा वॉल्यूम है जिसके अंदर काम करने की बहुत कैपेसिटी मौजूद है। अभी तो देखें ना, फेडमिक ये है, कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स खाली पड़ी हैं, इनके ऊपर कैपेसिटी मौजूद है इनके अंदर। पाकिस्तान में सबसे अलार्मिंग जो हो रहा है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर ध्यान देना होगा। मैं उसे आपके प्रोग्राम के तवज्जो से उजागर करना चाहूँगा कि वियतनाम जैसे मुल्क, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स को शिफ्ट करके ले गया था, ऐसे आजकल वियतनाम लगा हुआ है। जो आपका एक्सपोर्टर यहाँ डिक्लाइन में जाता है उसके ऊपर नजर टिका के बैठे हैं, वो उससे मिलते हैं, उसे ऑफर देते हैं JV की, वो JV करवाते हैं वियतनाम में, वो पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है वो मशीनरी इंपोर्ट करवा लेते हैं, वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, उन्हें बना बनाया एक खेल मिल रहा है, वो आपके एक्सपोर्टर को लेके जा रहे हैं, उसे नेशनैलिटी, उसे सब कुछ ऑफर कर रहे हैं और वहाँ जाकर उसका कारोबार सेट करें। और कारोबारी जो शख्स होता है उसके लिए आप इसे जो मर्जी कहें, फैसल भाई शायद मेरी बात से एग्री करें कि 50% तो मुहिब्बे वतन होंगे, 50% मुहिब्बे कारोबार होते हैं। वो कहते हैं मेरा कारोबार चले, मेरे बच्चे परवरिश हो, वो अच्छा मुस्तकबिल हो, वो सोच रहे होते हैं। जो पाकिस्तान जैसे होते हैं वो बहुत सारा नुकसान भी उठाते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, फिर चल पड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी आप अगर कहीं ना कहीं डिस्करेज करेंगे तो एक दिन वो भी यही करेंगे कि वो दिल को वजनी करके इस पाकिस्तान से रुखसत करेंगे। तो हमें इस इन्वायरमेंट को कंडेम करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। हमारे एक्सपोर्टर का दोबारा एतमाद बहाल हो, पाकिस्तान के अंदर स्टे करें, यहाँ कारोबार को वसी करें, ना कि बाहर शिफ्ट हो। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है मेरी नज़र। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमें फॉरेन क्राइम की, मुझे मतलब लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो आप इसमें मुझे जो है वो करेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें फॉरेन क्राइम की ज़रूरत है, क्योंकि डॉलर हमारे मुल्क में आएगा तो शायद जो है वो हालात और चीज़ें बेहतर होंगी। और क्या हमारी एम्बेसीज जो हैं इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं? जो टॉपिक आपका वो थोड़ा डिफरेंट है, मैंने जो जवाब दिया वो और है। मैंने ये कहा है कि ये इंडस्ट्री ही लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है, मुझे वियतनाम ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ लॉस में हैं, आप अपनी पूरी इंडस्ट्री उठाएं और इसे खोलें, लूमों को जो भी इंडस्ट्री लगी, मशीनरी लगी है, इसे इंपोर्ट कर लें वियतनाम में, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और वहां किसी पर्सन के साथ मेरा JV करवा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर के अंदर, वो मेरे साथ पार्टनर होगा, मैं इंस्टॉल करूंगा क्योंकि मैं तजर्बाकार हूं, वहां फिर लगा के मैं वहां से एक्सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान को उसका टके बराबर भी फायदा नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं तो अपना कारोबार ही ले गया, मेरा खत्म हो गया पाकिस्तान से ताल्लुक। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर एक और काम कर रहे हैं, आप निचले ममालिक जिनके रेट्स कम है उनसे माल बनवा रहे हैं, बनवा के दुबई रख के बेची जा रहे हैं। ये भी हो रहा है, ये भी पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। क्यों? पाकिस्तान में पैसा नहीं आ रहा,
बाहर से बाहर जा रहा है, घूम रहा है, देखिए। पाकिस्तानी है, तजर्बाकार लोग हैं, लेकिन हमने अपनी मार्केट के साथ साथ अपने तजर्बाकार जो लोग हैं उनको भी लूज कर रहे हैं बहुत तेजी से। ये बड़ा डैमेजिंग है। लेकिन ज़रूरत इसी चीज़ की है कि इस टाइम पे हम सब जो है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचें, मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुल्क की बेहतरी। और यहाँ पे कारोबार और इनकी जो कारोबार है उससे पाकिस्तान की मशहत जुड़ी हुई है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वैसे साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर बात करें ज़राअत के हवाले से, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा जो है वो मदद कर सके, उनके जितने भी मसाइल हैं उनको दूर कर सके, ताकि उनकी फसल जो है वो बेहतर और आसान अंदाज से परवान चढ़े। क्योंकि पैदावार जितनी अच्छी होगी, काश्त जितनी बेहतर अंदाज में होगी और सही तरीक़ेकार का आपको पता होगा, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा फसलों की पैदावार को बढ़ाना। और जहाँ हम फसलों की बात करते हैं तो गन्ना एक बहुत अहम है। गन्ने के हवाले से अगर बात करें तो गन्ना जो है वो हर किसी को उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और बदलते हुए मौसम के उस पर क्या असरात आते हैं, इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद जफ़र हैं, चीफ साइंटिस्ट शुगरकेन अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, बजाय इसके कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको बुखार है, फिर भी आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमें जो है हमारे दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, डॉक्टर अब्दुल मजीद हैं, सीनियर साइंटिस्ट एग्री केमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप भी आए, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अगर हम बात करते हैं गन्ने की फसल की, तो इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है? जी, पाकिस्तान में गन्ना दूसरे नंबर पर है कॉटन के बाद। ये एक कैश क्रॉप भी है, ये एक फूड क्रॉप भी है, और पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्री जो है वो गन्ने पे डिपेंड करती है। पाकिस्तान में 41 शुगर मिल्स हैं और क़याम पाकिस्तान के वक्त पंजाब में सिर्फ एक शुगर मिल थी जी। तो पाकिस्तान गन्ने के पैदा करने वाले चंद अहम ममालिक में शामिल है। इसमें हम रकबे के लिहाज से चौथे नंबर पे हैं और उसकी पैदावार के लिहाज से भी चौथे नंबर पे हैं। तो एक्चुअली गन्ना जो है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है, एफिशिएंट प्लांट है। ये C4 प्लांट है जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग जानते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एरिया का क्रॉप है, लेकिन पंजाब, पाकिस्तान और सिंध में ये एडजस्ट है तकरीबन 70 साल से, और इसकी यहाँ अडाप्टेशन हुई है, अल्लाह का फजल है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल SRI ने अदा किया है। पंजाब ज़रई इंस्टीट्यूट 1906 में वजूद में आया। 1906 से लेकर 1934 तक शुगर केन पर रिसर्च होती रही है, और 1934 से अब तक रेगुलर रिसर्च होती है। एक वैरायटी लाने के लिए हमें 12 साल कम अज़ कम दरकार होते हैं, 12 साल उसके टेस्ट होते हैं, तो प्रोसीजर मुकम्मल होता है और एक नई वैरायटी सामने आती है। वो वैरायटी अगर हमारी पहले से मौजूद वैरायटियों से अच्छी होगी तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव करेगी आम काश्तकारों के लिए, वगरना वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो पंजाब में तकरीबन 22 लाख एकड़ रकबे गन्ना काश्त होता है। टोटल पाकिस्तान में 32-33 लाख एकड़ पे। तो मेजर शेयर पंजाब में है। जो दुनिया की एवरेज पैदावार है वो हमारी 71 टन पर हेक्टेयर है, और पंजाब की अल्लाह के फजल से 72 टन पर हेक्टेयर है। तो इस लिहाज से पंजाब पैदावार में उसकी इंटरनेशनल जो हमारी पैदावार का है उससे आगे है। अगरचे पूरे पाकिस्तान की एवरेज निकाली जाए तो उसमें इंटरनेशनल के तकरीबन हम बराबर हैं। तो इसमें इंडस्ट्रियल क्रॉप में हम तो सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं शुगर। हमारी जो शुगर है, स्क्रोज है, वो उसमें 99% प्योरिटी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की शुगर मशहूर है,
और हम इसको एज ए स्वीटनर ही इस्तेमाल करते हैं जी। बाकी दुनिया में ये इंडस्ट्रियल क्रॉप भी है। और फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर के अलावा इथेनॉल और बाकी चीज़ें पैदा करें जी। अगरचे इसमें हमारे यहाँ भी वेम बोर्ड पेपर और इंडस्ट्री और ये दूसरी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी इसके बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये असल दुनिया जिस तरफ जा रही है वो जो हमारी शुगर केन क्रॉप है वो इससे इथेनॉल बनाते हैं। इसको पावर क्रॉप भी कहते हैं, इसको एनर्जी क्रॉप भी कहते हैं। तो ब्राज़ील, अमेरिका, ये एडवांस कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर इथेनॉल बनाते हैं और इथेनॉल और पेट्रोल मिक्स करके बायो पेट्रोल और बायोडीजल पे अपनी गाड़ियाँ चलाती हैं। वो उनको पेट्रोल और डीजल की इंपोर्ट नहीं होती बल्कि वो एक्सपोर्ट करते हैं ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ चूँकि एग्रीकल्चर सेक्टर साल से मसाइल का शिकार रहा है, उसमें शुगर केन को भी मसाइल दरपेश रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से और साइंसदानों की दिन रात की मेहनत से और हुकूमत की जो नई नई पॉलिसियाँ आती हैं उसके मुताबिक और जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसमें रिसर्च करके हमने 28 वैरायटियाँ दी हैं शुगर केन की। अच्छा। जो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हैं जी। और जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ गन्ने और शुगर की पैदावार में पाकिस्तान को खुद अनहसारी दी है बल्कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन 26 यानी 26.2 किलोग्राम है। अगर इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए जिस तरह बाकी मुल्कों में हमारी ये टॉप पे है, तो शुगर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और शुगर नुकसानदेह भी है। फूड डिपार्टमेंट और फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर अगर इसको कंट्रोल करे तो हम इसको लोअर कर रहे हैं, 26 से हम 20 पे ले आएँ या 15 पे ले आएँ, तो इसमें हम अच्छी खासी मिकदार में शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी चीनी दुनिया में 1 नंबर में मशहूर है और इसकी एक्सपोर्ट से डॉलर कमाए जा सकते हैं। और अगर इंडस्ट्री को एक्सटेंड किया जाए, इंडस्ट्री को ये मैंडेट दिया जाए कि वो इथेनॉल बनाए और इथेनॉल से हम पेट्रोल और डीजल बनाएं, उसके मिक्स करें, तो ये बायोफ्यूल जो हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं और हमारा जो ज़र मुबादला है जो हम ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करते हैं वो बच सकता है। बहुत सारी चीज़ें हम जो है इसमें जो है फैक्टर आपने सब बयान किए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सर आप ये बताएं कि जिस तरह से मौसम अभी चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मोक भी है और स्मोक जहाँ पे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्या इसका इसी तरह से हमारी फसलों पे भी इम्पेक्ट जाता है? ये उस तरह से जो है वो गन्ने की स्पेशली फसल को जो है वो कितना मुतासर करते हैं और इन तमाम हालात में जो भी मौसमी हालात है इसके मुताबिक किस तरह से बेस्ट क्या तरीका है कि जो गन्ने की फसल की हिफाजत की जा सकती है? जी बिल्कुल जी, इसी तरह जिस तरह इंसान और दूसरे जानवरों को स्मोक नुकसान होता है, इसी तरह जो शुगर केन की क्रॉप है फसल है इसको भी स्मोक का बहुत इस पे नुकसान होते हैं। क्योंकि जब स्मोक आप देखेंगे फ़ज़ा के अंदर ये हो जाती है तो ये जो सूरज की हमारी रोशनी है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती पौधे को, उसकी लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना वो इससे रुक जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के अमल से ही पौधा जो ना अपनी वो खुराक बनाता है, उससे ही उसकी बढ़ोतरी होती है खुराक पौधे की। तो इसके साथ साथ उसके जो सुक्रोज कंटेंट जिसको हम कहते हैं शुगर कंटेंट उसके, वो भी उसके फोटोसिंथेसिस के साथ बढ़ते हैं। जब ये स्मोक की वजह से हमारा प्लांट की फोटोसिंथेसिस का अमल जब रुक जाता है तो उससे पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और साथ साथ जो शुगर कंटेंट हैं वो भी उससे रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसका काफ़ी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे किसान भाइयों को चाहिए कि वो इसका धुआं वगैरह स्मोक इसको कंट्रोल करें, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे ज़राई सिफारिशात हैं, पराली वगैरह को आग ना लगाएं, उसको रोटावेट करें, मिनिमम कम से कम वो जो ना स्मोक होगी तो उससे हमारा क्रॉप जो ना बेहतर होगी। सनलाइट की आपने बात की, क्योंकि स्मोक की वजह से सारे जो बादल हैं हम देखते हैं एक बड़ा क्लाउडी सा इफेक्ट रहता है, तो सनलाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गन्ने की स्पेशली फसल के लिए? सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है इसमें, मैंने आपको बताया ये, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये प्रोसेस जब होता है तो आगे हमारा वो ग्लूकोज का बनता है C6H12O6 ये जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, तो वो बनता है। तो सनलाइट होगी तो उसमें प्रोसेस फोटोसिंथेसिस
का होगा, उसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये आगे ये टेक्निकल बात है, लेकिन सनलाइट की मौजूदगी में ही पौधे की फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है और उसका सुक्रोज कंटेंट जो जिसको हम चीनी कहते हैं वो बनती है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो उसका प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है, जिससे उस यील्ड और सुक्रोज दोनों में उसका लॉस होता है उसमें। जैसे कि हम दूसरी फसलों के हवाले से भी बात करते हैं तो कहते हैं कि ये मौसम या ये जो है दिन सबसे बेस्ट होते हैं इसकी काश्त के लिए। गन्ने की फसल के हवाले से बात करें तो उसकी काश्त के लिए बेहतरीन मौसम और बेहतरीन दिन अगर महीनों के हिसाब से बताया जाए तो कौन से हैं, ताकि हमारे किसानों को पता हो कि इस टाइम तक हमें अपनी ज़मीन को जो है वो तैयारी, पहले की भी जो तैयारी है वो भी करके रखनी है, फिर जब हमने इसकी काश्त करनी है तो इन बातों का हमने इसमें ख्याल रखना है। जी, इसमें जी हम शुगर केन के हवाले से ना 2 सीज़न हमारे यहाँ काश्त के ना, एक हमारा फरवरी काश्त जिसको भारी काश्त कहते हैं, वो हमारे 15 फरवरी से 15 मार्च तक को उसमें करते हैं किसान। एक हम खिजां का सितंबर में हम करते हैं, हम कहते हैं 15 सितंबर, 1 सितंबर से 15 सितंबर तक या सितंबर का पूरा महीना आप उसमें काश्त कर सकते हैं। ये 2 सीज़न मोस्टली हमारे ज़्यादातर हमारा फरवरी भारी काश्त ये ज़्यादा काश्त होती है हमारे पंजाब में। और किस तरह से अपनी जो पैदावार है जब हम काश्त करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास जो है हम किस तरह से काश्त करेंगे या अपनी ज़मीन को कितना ज़्यादा पानी देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं, इसमें एक बैलेंस आपको रखना होता है। तो वो कितना ज़्यादा इस तरह की अवेयरनेस किसानों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको अवेयर करने के लिए काश्त के टाइम से पहले क्या कोई क्लासेस या ट्रेनिंग दी जाती हैं ताकि उनको पता हो कि अगर जो नए काश्तकार हैं या जिस तरह की जिनको इतनी आगाही नहीं है नई टेक्नोलॉजी से, वो किस तरह से अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे इंस्टीट्यूट में ना हर साल हम एक मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं जी। जो एग्री एक्सटेंशन फील्ड में ऑफिसर जो है वो हमारे पास आते हैं, हम उनको जो नई टेक्नोलॉजीज हमारे पास होती है वो हम उनको बताते हैं, सोइंग मेथड बताते हैं, उसका इरीगेशन मेथड बताते हैं। इसी तरह हमारे पास हम हर साल एक फार्मर मेला भी कराते हैं, फार्मर डे करवाते हैं, उसके ऊपर जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको हम बुलाते हैं, उनको हम अपनी जो नई टेक्निक्स है उधर हम दिखाते हैं, जो हमने नई इनोवेशन की हुई थी उसमें उनको हम बताते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि लैंड आप उसके लेज़र लेवलिंग करें, लैंड लेवल होनी चाहिए। उसके बाद पानी जो है ना ज़्यादा भर के नहीं जाना चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। फिर सबसे मेन जो बात है ना वो है बैलेंस फर्टिलाइजर का ना, वो किसान यूज़ नहीं कर रहा। हम किसान को कहते हैं कि आप बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ करें, उसमें खासतौर पर पोटाश का इस्तेमाल बिल्कुल फार्मर जो ना वो नहीं, लेस देन 1% हमारे फार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो वो अगर बैलेंस फर्टिलाइजर वो इस्तेमाल करेगा पोटाश, तो उससे जो शुगर केन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, उसका जो सुक्रोज कंटेंट जिसको हम चीनी कहते हैं वो उसका इम्प्रूव होता है इससे। यील्ड भी बढ़ती है और खासतौर पर क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि क्वालिटी बेहतर होगी तो उससे उसकी चीनी भी ज़्यादा होगी, उसकी शुगर मिल को भी फ़ायदा होगा, तो साथ साथ फार्मर को भी फ़ायदा होगा। तो ये हम बार बार फार्मर को कहते हैं आप बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, इससे आपकी 15 से 20% यील्ड भी बढ़ जाती है और आपकी शुगर जो रिकवरी है, जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाता है, इससे शुगर रिकवरी भी उसकी बेहतर हो जाएगी इससे। क्योंकि जैसे सर ने भी पहले, सर आपने भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम जो है हमें मुख्तलिफ तरह के मसाइल का भी सामना रहता है, तो किस तरह की आप समझते हैं कि अभी भी इस तरह की कोई मुश्किलात हैं जो फेस करनी पड़ती हैं हमारे, स्पेशली हमारे किसानों को चीज़ों को समझने के लिए? क्या हमारे यहाँ अभी भी उतना जदीद निज़ाम है या उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है? इसमें हुकूमती इदारे कितना अहम किरदार अदा करते हैं? उसमें जो हमारा शुगर केन है, पूरे पंजाब में कोई शुगर केन सीड फार्म नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना जी, हमारे पास तकरीबन 97 एकड़ है, जिसमें हम रिसर्च भी करते हैं, उसमें सीड भी प्रोड्यूस करते हैं और तकरीबन 90 लाख का हमारा उसका इनकम का टारगेट है, वो भी हमने पूरा करना होता है। जी। तो ऐसे ही एक छोटा सा फार्म हमारे पास वहाँ खानपुर में है, तो इसकी जो वैराइटल प्रॉब्लम है वो तो टेक्निकल चीज़ें हमने मरी में एक सबस्टेशन बनाया हुआ है लीज पे ज़मीन लेके, उसमें भी सहूलतें पूरी हैं। तो इसमें फार्मर को जो प्रॉब्लम होता है सीड कैरी का प्रॉब्लम होता है। एक तो सीड पेरिशेबल होता है शुगर केन का, दूसरा हमारे पास होता भी थोड़ा है, इसलिए इसके लिए कोई मैकेनिज्म चाहिए कि जो हमारी लेटेस्ट वैराइटीज़ हैं जो हम अभी लाहौर में CM साहब ने और PM साहब ने देखी भी हैं और इंडोर्स भी किया है और हमें दाद भी दी है, तो उनका सीड जो है वो दूर दराज फार्मर नहीं अफोर्ड कर सकता ले जाने के लिए, क्योंकि उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ज़िम्मेदार पहुंच भी जाए तो हमारे पास इतना सीड नहीं होता कि हम हर फार्मर को दे सकें। तो चूँकि शुगर केन एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, 47 शुगर मिल्स पंजाब में हैं, 45 वर्किंग हैं, तो
गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा मैकेनिज्म कि जो हमारी लेटेस्ट वैराइटीज़ हैं, जो हम एग्जॉटिक ब्रीडिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से जानवर मंगवाते हैं, उससे नई नई वैराइटियाँ लगाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी चेंज करते हैं, और उसके लिए जो है हम एक्सटेंशन वर्कर को भी ट्रेंड करते हैं, दूसरे इदारे जो हैं क्रॉप रिपोर्टिंग वाले उनको भी ट्रेंड करते हैं, मज़ीद भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुगर केन में है वो सीड सप्लाई है, वैराइटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, जो शुगर केन ग्रोवर है उसको सब्सिडी देनी चाहिए जैसे बाकी मुल्कों में फर्टिलाइज़र में और इसमें पावर सप्लाई बिजली में, तो और सीड सप्लाई। तो इसके लिए अभी हमें गवर्नमेंट ने 16 मरबे दिए हैं जुमरा में, वो बैरन लैंड है, उसको हम आबाद कर रहे हैं और उसमें फ्यूचर में शुगर केन सीड फार्म बनाएंगे। लेकिन वो तो सिर्फ जनूबी शुमाली पंजाब को ही रिक्वायरमेंट पूरी मुश्किल करेगा। जो सेंट्रल पंजाब है, जो हमारी शुगर की जोनिंग है, सेंट्रल पंजाब और जो जनूबी पंजाब है, सबसे ज़्यादा शुगर मिले जनूबी पंजाब में है, तो वहाँ भी एक सीड फार्म होना चाहिए। जो हमारी नई रिसर्च आती है, नई वैराइटीज आती हैं, तो वहाँ से सीड सप्लाई हो और वहीं से हम जब सीड ख़रीदने ज़मींदार आए या जो भी मैकेनिज़्म बने, उस फार्मर को ट्रेनिंग या कम अज़ कम जो पढ़े लिखे और जो प्रोग्रेसिव फार्मर उनको ट्रेनिंग दें ताकि वो मज़ीद आगे तक फैला दें। तो ये एक खामी है कि एक तो सीड फार्म नहीं है पूरे पंजाब में, और दूसरा इसकी जो शुगर केन की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर वो लोअर की जाए, थोड़ी सी भी लोअर कर दी जाए, तो हम उससे कई गुना ज़्यादा हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ताकि वो ज़ाहिर बात है इकॉनमी बेहतर होगी तो किसान भी खुशहाल रहेगा। जिस तरह से सर ने बात की है कि सीड फॉर्म की एक बहुत मतलब यहाँ पे कमी है, तो सीड्स के हवाले से भी अगर बात करें तो मार्केट में सर्टिफाइड सीड्स भी आते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं और क्या किसानों में इतनी अवेयरनेस है कि उन्हें जो है उनकी फसल के लिए बेहतर जो है वो बीज कौन सा है? जी, इसमें शुगर के नस्ल बेसिकली दूसरी क्रॉप से डिफरेंट इसका सीड है, ये वेजिटेटिवली आगे ना ये प्रोपोगेट होता है, बाकी सीड्स का होता है ये उसी से कट करके ही आगे इसको ना फैला जाता है। तो इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि जो शुगर मिल्स हैं ना उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, वो सीड को मल्टीप्लाई करें, जो नया सीड हमारा डेवलप हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके जो डिजीज़ फ्री है सीड और उसको ट्रीट करके तो वो फार्मर को दें, तो उससे 20 से 25% जो है ना फार्मर अपनी जो ना इन्हीं मौजूदा वैराइटीज से अपनी यील्ड जो ना वो बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही। जस्ट वो अगर वो उसको सीड ट्रीटमेंट करे और उसको डिजीज फ्री सीड लगा ले, तो इसमें शुगर मिल एसोसिएशन को चाहिए और शुगर मिल को चाहिए वो अपने फार्म के ऊपर हमारा सीड मल्टीप्लाई करें और फिर वो जो उनके एरियाज में फार्मर्स हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल सही है सर, आपने मौसम के हवाले से जो है हमारे देखने वालों को बहुत अच्छे से अपडेट किया कि किस तरह से उन्हें जो है वो ख्याल रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं ज़राअत के फील्ड के हवाले से कि किस तरह से गन्ने की जो फसल है उसको किस तरह के मौसम के असरात से बचाया जा सकता है, उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, और मज़ीद इस हवाले से जब भी हम किसी भी फसल के हवाले से बात करते हैं तो उसमें उसकी काश्त बहुत अहम रोल प्ले करती है कि किस तरह से ज़मीन को पहले तैयार करना है, कितना पानी देना है, किस तरह की खादें इस्तेमाल करनी है, और भी बहुत सारे इसमें जो है वो बातों का ख्याल रखना होता है ताकि अच्छी और जो है वो सेहतयाब जो है फसल पैदा की जा सके। और इसी हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे एक और मेहमान उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। डॉक्टर मोहम्मद इखलाक मुदस्सिर हैं, सीनियर साइंटिस्ट शुगर केन यूब रिसर्च सेंटर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम सीड्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो गन्ने की फसल के लिए किस तरह की खादों का इस्तेमाल जो है वो अहम है और किसानों को वो खादें कहाँ से मिल सकती हैं? इसमें जो किसानों के लिए बात यह है कि गन्ने की फसल चूँकि ज़मीन में 2 साल रहनी होती है, 1 साल हमारी प्लांट क्रॉप होती है, दूसरी साल हमारी हर ज़मींदार की कोशिश होती है कि उसकी एक मोटी फसल हो जाए। तो उसमें ये होता है कि उसने जब ज़मीन के शुरू करते हैं ना कि खादें कौन सी दें, तो सबसे पहले हमें उसके ज़मीन का ज़रूरी स्टेटस का मालूम होना ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन में जो है ना वो पहले उसका स्टेटस क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसमें जो हमारी ज़रूरियात हैं, ग़िज़ाई ज़रूरियात वो कितनी को पूरी कर रहा है। तो उसके लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अब सबसे पहले ज़मीन का एनालिसिस करवाएं।
ज़मीन का जब एनालिसिस करवाएंगे वो आपको बताएगा कि आपको इसमें नाइट्रोजन कितनी अप्लाई करनी है, फास्फोरस कितनी अप्लाई करनी है, या पोटाश, या उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो चूँकि गन्ने की फसल जो है जैसे वो पूरा साल उसने रहना है, तो इसके लिए जो ग़िज़ाई ज़रूरियात आमतौर पर हैं वो दूसरी फसलों से ज़्यादा हैं। आमतौर पर जब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो इसको 4 बैग जो है ना वो यूरिया, ठीक है, 4 से 5 बैग यूरिया जो होता है वो हम उसको अप्लाई करते हैं। इसी तरह 2 से 3 बैग डीएपी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह 2 बैग जो है ना वो एसओपी। और उसके साथ साथ जो अब ये ट्रेंड लोगों के एनालिसिस के बेस पे ही हुआ है कि लोग जो है ना उसको मैग्नीशियम सल्फेट का बैग भी उसको दे रहे हैं, यानी सल्फर और मैग्नीशियम भी उसको एडिशनल दे रहे हैं। इसी तरह जो स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपनी वैल्यू है उसमें बोरान भी है, बोरान की भी एप्लीकेशन जो है वो वैसे आमतौर पर वो राइस के लिए है, लेकिन गन्ने को भी उसका फ़ायदा होता है। ठीक है। अब जैसे अगर इसमें अगर पोटाश की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश ये 3 मैक्रो एलिमेंट्स हैं, इनको बड़ी तादाद में गन्ने की फसल को चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन हमारा चूँकि बेसिक सोर्स है, लेकिन उसमें हमारे पास सोर्सेज होते हैं। आप यूरिया डाल सकते हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र जो हमारी बहुत सी जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, FFC है, NFC है, वो सारे इसको अप्लाई भी हमारे पास जो कह लें कि बड़े शहरों में भी, देहातों में भी ये अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो आजकल इशू है वो रेट्स का हो जाता है। जी। रेट्स की बना पे जो है ना उसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो मेजर रोल अदा कर रहा है कि उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो खाद डीलर्स के पास कैसे होती है। तो वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो शोबा है वो उसको डील कर रहा है। तो हमारी जो है मतलब है कि जो पोटाश है उसके लिए, जैसे मेरे से पहले डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब बयान कर रहे थे, उसमें यह है कि हमें पोटाश ये कह लें कि बैलेंस यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन जो है उस पर ज़्यादा जाना होगा। उसमें हमारी क्वालिटी भी बेहतर होगी, गन्ने की क्वालिटी भी बेहतर होगी, हमारी फसल की जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी, उसमें लॉजिंग नहीं होगी। हाँ। जो गन्ने में सबसे बड़े इश्यूज आते हैं उसमें 2-3 इश्यूज होते हैं, जो खास जो बीमारियां हो सकती हैं, कीड़े हो सकते हैं, या वो गिर जाता है। बल्कि किसानों का ये भी बड़ा एक इशू सामने आता है कि जो कमाद को है वो चूहे पड़ जाते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? उसी तरह यह है कि जब गन्ना गिरेगा नहीं तो उसको चूहे नहीं पड़ेंगे। हाँ। अब गिरने की इशू में उसमें ये होता है कि जैसे अब ज़मींदार की जैसे फसल की बढ़ोतरी हो रही होती है, जुलाई अगस्त में अगर पिछले साल सितंबर की फसल है या इवन बहारी अकाश जो है उसको अच्छी ग़िज़ाई ज़रूरियात उस पर अप्लाई कर दी जाए तो गन्ने की फसल की बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है। और अच्छी होने की वजह से जब वहाँ पे अगस्त एंड पे या सितंबर के शुरू में कोई ना कोई थंडर स्टार्म आता है तो गन्ने की फसल सारी गिर जाती है। उसके लिए जो आमतौर पर रिकमेंडेशन है वो अमोनियम फॉस्फाइड की गोलियाँ होती हैं, उसके वो मतलब है कि खेत में फैलानी होती हैं। हाँ। उसमें एक ये पिछले साल हमारी डिस्कशन हुई थी, उसमें यह था कि ये जो गंदम की गोलियां होती हैं जो दानों में डालते हैं, जी। मतलब अमोनियम फॉस्फेट या जिंक फॉस्फाइड, ये दोनों तरह की वो गोलियां चल सकती हैं। उसमें सर्फ हमने वो उसके तुम्बे बनाते हैं, बनाने होते हैं दानों की, जैसे हम गाँव में ये गाँव वाले जो ज़मींदार हैं उसको समझते हैं कि दाने बॉयल करके, गंदम के दाने बॉयल करके उसमें थोड़ा सा शीरा ऐड करके उसमें गोलियाँ डाल के फिर वो दाने फैला देते हैं। हाँ। उनकी जहाँ पे चूहे के सुराख होते हैं तो वहाँ पे वो डाल देते हैं, वो चूहा उसको खाता है, वो खुद ब खुद वहाँ पे खत्म। हाँ, ताकि लेकिन मेन इशू जो है वो यही है कि आपने ग्रोथ को किस तरह हैंडल करना है। जी बिल्कुल। उसमें बहुत सारे जो चूँकि हमारे मौसमी असरात भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं। हमारी ओवर इरिगेशन जो ज़मींदार कर रहा है उसकी वजह से फसल गिरती है, ओवर फर्टिलाइजेशन भी कर रहा है कि जो खाद है उसको जो हमारी जैसे वो ये क्या किसी भी चीज का बैलेंस नहीं है, वो नहीं है तो बुरी तरह से जब वो ओवर करते हैं तो वो गन्ने की फसल जो होता है वो उसमें लचक कम ज्यादा हो जाती है, वो गिर जाता है। सर क्योंकि अभी खादों की बात हो रही है, सीड्स के हवाले से जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, तो अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कौन सी नेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो किसानों को सीड्स प्रोवाइड कर रही हैं और कहाँ से जो है वो किसानी सीड्स को ले सकते हैं? ये हमारा एक, मैं तो कहूँगा कौमी अलमिया है जी। 1906 से शुरू होने वाली रिसर्च और 1934 से रेगुलर रिसर्च हमारी इतनी वैरायटियाँ हैं पंजाब की, सिंध की, टॉप तो पंजाब की हैं। पंजाब की वैरायटीज़ हमारे 2 लाख एकड़ सिंध पे काश्त होती है और 1 लाख एकड़ केपी के में काश्त होती है। लेकिन ना ही तो कोई नेशनल ना ही कोई इंटरनेशनल कंपनी इसकी सीड की रिक्वायरमेंट, सप्लाई और इसकी मेंटेनेंस का किसी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना गवर्नमेंट सेक्टर में ना प्राइवेट सेक्टर में। हाँ। तो जो दूर दराज का ज़मींदार है वो वैरायटियाँ लगा रहा है जो अप्रूव नहीं है या जो हम मना करते हैं, जो हमने
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो प्रोडक्शन प्लान आता है शुगर केन में, उसमें मना किया हुआ है, लेकिन वो मजबूरन वही लगाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि एक तो उनको यील्ड थोड़ी मिलती है, दूसरा उसमें लाजिंग प्रॉब्लम, इंसेक्ट पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है, तीसरा है कि उसकी रिकवरी थोड़ी होती है, शुगर मिल को लॉस आता है। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो टेक्निकल बातें हैं, तो वो उस वजह से भी शुगर मिल भी नुकसान में जाती है और ये फार्मर भी नुकसान, सिर्फ सीड की वजह से। अभी हमने जो एक्सपो किया था चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें पीएम साहब ने और सीएम साहब ने हमें ये फरमाया था कि हम इसके सारे प्रॉब्लम दूर करेंगे। आप अंदाज़ा करें 91 शुगर मिल्स हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी जी। मैन पावर और लेबर के और ज़र मुबादला के लिहाज से, तो उसका सीड सप्लाई का कोई मैकेनिज्म है। अब हमारी 20 ये सप्लाई जब है ही नहीं है तो है ही किसानों के मैकेनिज्म ही लिए नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल है, वो किस तरह से फिर ये सारे हालात में यही सर्वाइव तो करते प्रॉब्लम है कि हमारी जो प्रोग्रेसिव फार्मर जो रिसोर्सफुल है वो तो अच्छी इनकम ले रहा है, तो जो छोटे दरमियाने दर्जे का फार्मर है वो इस चीज़ से बिल्कुल महरूम है, और वो ना सिर्फ उसको वो लॉस में जाता है बल्कि पूरा प्रोविंस लॉस में जाता है, बल्कि पूरे कंट्री लॉस में जाता है। तो इसके लिए सिर्फ सीड सप्लाई और क्रॉप मैनेजमेंट का इशू है, वैरायटीज़ और रिसर्च का कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारी रिसर्च, हमारी वैरायटीज़ और हमारी मिल की जो प्रोडक्शन है, जो रिकवरी है, उसमें रिफाइनमेंट है, वो हमारी इंटरनेशनल म्यार से सबसे आगे है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स कोई एक इदारा या कोई एक तंजीम या एसोसिएशन नहीं कर सकती, ये तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन से ही मुमकिन है। तो हमने बार बार इल्तिजा की है गवर्नमेंट से। अब सेक्रेटरी साहब आए थे तो वो भी हमारी वैरायटीज़ देख के हैरान रह गए, जैसे सीएम साहब ने कहा था कि ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटीज़ हैं, हमारे पास उससे भी ज़्यादा जीन पूल मज़ीद आ रहा है। जो आगे जो हमारी वैरायटीज़ पाइपलाइन में हैं वो उनकी रिकवरी, उनकी यील्ड इससे भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए सीड जो हमारी लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं और हमारी टेक्नोलॉजी है वो ये लाजंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी, और ये इंसेक्ट पेस्ट दो ही चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी अप्रूव्ड वैरायटीज़ का और जोनल जो टेस्टिंग में हम जोन्स शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के लिए रिकमेंडेशन करते हैं और स्वयं टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं। अगर उस पर अमल किया जाए तो ना सिर्फ हमारा फार्मर जो अच्छी पैदावार लेगा बल्कि मिल ओनर भी अच्छी रिकवरी लेगा और वो भी प्रॉफिट में जाएगा। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक जिम्मेदार अडाप्ट नहीं कर सका, उसमें एक्सटेंशन की कमज़ोरी है। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम तो सिर्फ रिसर्च बड़ी मुश्किल से करते हैं। 32 पोस्ट हैं हमारे पास साइंसदानों की, और इस वक्त 14 काम कर रहे हैं, 13 थे अब तक, एक 14 काम कर रहे हैं। हमारा एक साइंसदान 3-3, 4-4 बंदों का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं, जो 16 मरबे का फार्म बना रहे हैं, उसमें भी हमारी अच्छी खासी वक्त और एनर्जी और रिसोर्सेज स्पेंड होते हैं। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये बड़ी लंबी रिसर्च के बाद सामने आई थी 90s में, जब ये सर आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि इन तमाम रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है और कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लेने की ज़रूरत है ताकि किसानों के लिए भी जो है वो बेहतरी पैदा हो सके। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से गन्ने की फसल को जो है वो बेहतर और आसान अंदाज में हम परवान चढ़ा सकते हैं और किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। और मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जो है वो सीड्स जो है वो ही मुहैया नहीं है। जब सीड्स ही नहीं होगा तो किस तरह से किसान जो है वो अपनी फसल को बेहतर अंदाज में उसकी काश्त कर सकेंगे, उसका किस तरह से ख्याल रख सकेंगे। और इस हवाले से और भी बहुत सारी ऐसी आगाही या ऐसा इकदाम करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत की तरफ से भी हमारी ज़राअत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इन टर्म ऑफ किसी भी तरह की आप अगर फसल को काश्त कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मुकम्मल तरह की फैसिलिटीज़ हासिल हों इदारे की तरफ से, ताकि किसान खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सर आप बता रहे थे कि किस तरह के रिसोर्सेज हैं कि आप अपना किस तरह एक साइंटिस्ट जो है वो 2 से 3 साइंटिस्ट के बराबर काम कर रहा है
है, और अगर 32 की या 33 की आपके पास सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, तो वहाँ पे स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी क्यों है और उसकी वजह से काम करने में मुश्किलात पेश आती हैं, उसको किस तरह से फिर आप हैंडल करते हैं? स्टाफ में ये है कि अब हमारा एग्रीकल्चर पूरे डिपार्टमेंट का ना सर्विस गवर्नमेंट ने चेंज किया है, लेकिन उस पर ऐसा ऐसा अमल दरामद हो रहा है जी। अभी कुछ पोस्ट फिल हो जाएंगी, तो इस तरह जो छोटा सपोर्टिंग स्टाफ होता है जी, उसकी बड़ी कमी है, वो इससे भी ज़्यादा कम है। मसला हमारे पास 14 पोस्ट जो है फील्ड असिस्टेंट की है, 3 साल डिप्लोमा होल्डर, 4 साल फील्ड असिस्टेंट होते हैं जो सच में ऑफिसर्स के साथ जाते हैं, और उसके बाद फील्ड मैन होते हैं, लिबार्टी अटेंडेंट होते हैं, और ये क्या कहते हैं मुकद्दम होते हैं, बेलदार। तो हम बेलदार की कितनी सीटें खाली पड़ी हैं, काम तो सारा बेलदार ने करना है। उसने खाद डालनी है, स्प्रे करना है, उसमें उसको सोइंग करनी है, उसकी लुक आफ्टर करनी है, तो उनकी भी हम वो तो खैर DPL पे, डेली पे लेबर पे हम रख के गुजारा करते हैं, लेकिन स्टाफ की बहुत शदीद किल्लत है। दूसरा है इसकी जो असल प्रॉब्लम फील्ड में है, चलो गवर्नमेंट तो इदारे किसी न किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, जो प्राइवेट है हमारी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक सही तरह से पहुंची नहीं। जो क्रॉप रिपोर्टिंग की रिपोर्ट है उसमें हमारी अब जो इस साल रिपोर्ट शाया हुई है, हमारी 3 लेटेस्ट वैरायटीज जो हैं उनका जिक्र भी नहीं है जो क्रॉप रिपोर्टिंग ने रिपोर्ट जारी की है। तो इससे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी रिसर्च, हमारी दिन रात की मेहनत किसान तक नहीं पहुंच पाती। तो इसके लिए गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, कोई इदारा इसको फ़ाल करे। और ये जो पानी का मसला है, कई फोरम पे बात होती है भी शुगर केन, एक मीटिंग में मैं भी था भी शुगर केन को बंद कर दें, ये पानी बहुत यूटिलाइज, पानी की प्रॉब्लम है। 10 साल 12 साल की रिसर्च के बाद हमने ट्रेंच सोइंग 4 फीट 4 फीट में, यानी गहरी खालियों में उसके लिए गन्ने का बीज लगाने के लिए रिकमेंड किया था, और हमारी रिकमेंडेशन अब भी वही है। तो जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या मिल मैनेजर हैं वो तो वो उसी तरह लगा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन छोटा फार्मर 2.5 फीट पे वो काश्त करता है। जबकि इस वक्त जो हमारी वैरायटीज़ फील्ड में हैं ये सारी वैरायटीज़ की रिसर्च 4 फीट पे हुई है। तो ये हम इतने किसानों को पढ़ा तो नहीं सकते, ये शायद सिटी 41 के ज़रिए से ये पहुंच जाए कि 4 फीट पे और 2.5 फीट पे लगाने में बड़ा फ़र्क है जी। 4 फीट पे भी गन्ने उतने ही होंगे जितने 2 फीट पे हैं। अच्छा। 2.5 फीट पे हैं, लेकिन वो जिम्मेदार को ये बात नहीं समझ आती। हाँ। तो हमारी अब टेक्नोलॉजी वो आम हो चुकी है पिछले 25 साल में, हर चीज़ अवेलेबल है। मुल्तान में, फैसलाबाद में, हर जगह पे, सरगोदा में, जितने भी हमारे वो हैं एग्री इंडस्ट्री वाले वो ये चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अब आप इस बात से अंदाजा करें, अब जो हमारी वैरायटी फील्ड में है 20-22 वैरायटी जो इस वक्त टॉप पे हैं, उनकी सारी की सारी रिसर्च 4 फीट पे हुई है। तो उसको वही इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन किसान, हम तो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, किसान 2.5 फुट पे बीतता है। और जो अनअप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ना सिर्फ वो मिल की रिकवरी थोड़ी करती हैं, बल्कि वो उसको ज़िम्मेदार को भी नुकसान पहुँचाती हैं। उसमें सोडो टिलर बनते हैं, उसमें वाटर शूट्स बनते हैं, उसमें अगर किसान समझता है कि ये ज़्यादा इसमें टिलरिंग होगी, हालांकि वो गलत है। जो हमें 55 या 60 हज़ार गन्ने 1 एकड़ से मिल जाएं तो उसका वेट सही होना चाहिए। ये नहीं कि कम वेट के ज़्यादा गन्ने मिले और उनमें रिकवरी भी कम होगी और शुगर कंटेंट्स भी कम हो गए। अच्छे वेट के बेशक कम गन्ने मिले, उनमें रिकवरी भी अच्छी होगी, शुगर रिकवरी जिसको हम कमर्शियल केन शुगर कहते हैं, और उसमें मिल का भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हर बंदे को तो पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन ऐसे चैनल, ऐसे मीडिया के ज़रिए से, या जो बड़ी बड़ी किसान तंजीमें हैं, तो एक बड़ी किसान तंजीम के प्रेसिडेंट साहब मुझे मिले और वो जो अपने फार्म पे जो काश्त कर रहे थे वो बैंड वैरायटी थी। आप अंदाजा लगाएं, अवेयरनेस इतनी है अवेयरनेस की सर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है, सिर्फ अवेयरनेस और मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है। वरना हम शुगर, ना सिर्फ शुगर एक्सपोर्टर बन सकते हैं, बल्कि हम जो इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उससे हम तरह तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और हम जो पेट्रोलियम पे इतना खर्च करते हैं, ये दुनिया में हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, दुनिया में 3 साल से हो रहा है। अब ये बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं वो उन्होंने ये किसान दोस्त जो फ्यूल बनाया है उसमें 25% पेट्रोल होता है और बाकी इथेनॉल होती है जिसमें से ज़्यादा कार्बन नहीं खारिज होता, और इसी तरह बायोडीजल है। और इस तरह
बेशुमार जो है कन्फेक्शनरी की, बेकरी की और आइटम्स जो हैं हमारे, उसमें ये शीरा इस्तेमाल होता है, गन्ना इस्तेमाल होता है, गन्ने का जूस, शुगर और मोलेसेस। लेकिन हमारे यहाँ इसकी अवेयरनेस नहीं है, ना ही तो हमारी जो इन्वेस्टर है उसको, तो ना ही पॉलिसी मेकर इस चीज़ से अवेयर हैं कि एक ही क्रॉप पर अगर तवज्जो दी जाए तो ये हमारे काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत सारे मसाइल का हल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं तो अवेयर रहना और हालात हाजरा से जो है ना आपकी आगाही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से जो है वो आपकी फसल की जो काश्त है वो भी बेहतर होगी, किसान खुशहाल होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान खुशहाल होगा। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।